गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे की एक्स्ट्रा क्लास है, बेटा शांत रहो। तो हम लोग आज देखेंगे रिवीजन बैच। रिवीजन बैच है ये, और इसमें हम आज प्रॉब्लम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, उसके पहले भी कोई ना आया हो तो पूछ सकते हो। हम जो स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम से। तो प्रॉब्लम्स फर्स्ट चैप्टर में कितने लेक्चर होंगे प्रॉब्लम्स के? 5। तुम आते नहीं तो पता नहीं होगा ना। तो ये प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 6 होगा। तो इसमें हम लोग गॉस थ्योरम के क्वेश्चन देखने आ रहे हैं। गॉस थ्योरम पेज नंबर कितना है? 18। पेज नंबर 18। जो बच्चे घर पे पढ़ने देखें, हम अरिहंत से करा रहे हैं चैप्टर वाइज। पेज नंबर 18, क्लास 12th। रिवीजन बैच, चैप्टर 1। शांत रहो बेटा। प्रॉब्लम्स का लेक्चर 6। तो फर्स्ट बताना है तुम्हें बेटा। यशी, तुम लोग को आया नहीं आया? फर्स्ट आ गया ना? क्यों? क्यूब से कितना पास होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में ये बता देना है, कई बच्चे नहीं जानते होंगे ना, उन बच्चों के लिए। देखिए क्यूब, क्योंकि ये क्यूब वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। क्यूब वाला क्वेश्चन अक्सर। तो यहाँ पे जो क्लोज सरफेस है उसका काम कौन कर रहा है? क्यूब। और सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस का काम कौन कर रहा है? क्यूब। ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया इन्होंने, कैपिटल क्यू ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो गॉस थ्योरम का सिंपलेस्ट फॉर्म देखें। वैसे तो गॉस थ्योरम क्या होता है? फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। ये तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू को हमने क्या मान लिया? क्यू। ठीक है, तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा इससे नहीं निकालते हैं, इससे। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू, तो इससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्यूब। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्यूब कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बेस पे लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक फेज से, क्योंकि सेंटर पे है तो हर एक से क्या होगा? सेम। नहीं समझे? कुछ समझ आ रहा है? तो एक फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज। वन फेज कितना आ जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6। तो
तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेंटर पे है ना चार्ज, यानी कितना आ गया 1/6 Q/ε, ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसमें Q की वैल्यू दे देते हैं बस, और क्या वैल्यू पुट कर दोगे, न्यूमेरिकल देंगे तो ठीक है। तो पूरे क्यूब से पूछेंगे तो Q/ε0, एक सरफेस से पूछेंगे तो 1/6 Q/ε0, ठीक है, नहीं समझे, बोलो। सेकंड, तो एक मिनट, अच्छा 1 से 5 के बीच, 5 के पहले कोई क्वेश्चन, बोलो बोलो, 5 के पहले, चलिए ठीक, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। पहले अपने आप ट्राई किया करें, ना आया करें पीछे सॉल्यूशन देखा करें, फिर भी ना आए तब हमसे पूछें, ठीक है, नहीं समझे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम हो और थोड़ा सा ब्रेन का भी यूज हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5, a square sheet of side A is lying parallel to XY plane at Z = A. The electric field in the region is this. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो उसका 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब आप जान पाओगे, या तो ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। सुनिए, अगर आप पेन से बना करके इमेजिन करें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, वैसे तो बोर्ड पे बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ब्लू वाला जेड एक्सिस है। तो शांत रहो, कलर पहचानते ना सब लोग, ब्लैक वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये रेड वाई एक्सिस, और ये जेड। हम चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, बस उसी राइट हैंड के रूल के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है, नहीं समझे, जैसे एक्स वाई जेड है तो उसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, जेड। जहां मर्जी वहां नहीं मान सकते हैं, उसी राइट हैंड के अकॉर्डिंग एक्स वाई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जेड। क्लियर। तो सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या लिखा हुआ है, के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या लिखा हुआ है, जेड एक्सिस, और जो एक्स प्लेन है वो एक्स वाई के पैरेलल है, परपेंडिकुलर हो गया, यानी थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। नहीं, यहां तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते ना, और प्लेन का एरिया दिया गया है, साइड ए है तो ए स्क्वायर नहीं हो गया, a स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, तो एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, समझ गए। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन है, क्या है ये प्लेन, और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ए स्क्वायर के कैप, यानी ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो गई, नहीं समझे, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट। सुनो, पीछे सॉल्यूशन मत देखो, अच्छा, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के कैप। ये कैसे हो गया, समझ में आया, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, नहीं समझे, ए स्क्वायर के कैप, नहीं समझे। साइड कितनी है, ए, नहीं समझ आ रहा क्या, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब वो एक्स वाई पे पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ठीक है, ऐसे ले लो,
ये z ले लो और ऐसे होता ना x y की जगह क्या ले रहे हैं x, समझ गए? ये x ले लो और ये y ले लो, ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है? मतलब x और y का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? z की डायरेक्शन में। नहीं समझे? हमने डायग्राम शो करने के लिए, वैसे तो आप ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर ये x मानेंगे तो ये y, ये z, अगर इसको x मानो तो ये y और ये z, समझ गए? अभी नहीं समझे? क्योंकि हमारा जो वो है क्रॉस प्रोडक्ट x और y का, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? z, समझ? राइट हैंड रूल बोलते हैं, ठीक है? नहीं, ये x है तो ये y, ये z। अब अगर ये x है तो ये y और ये z, नहीं समझे? तो जो प्लेन है वो एक्स वाई पे है। कहाँ पे है? एक्स वाई के पैरेलल, ठीक है? यानी ऐसे है प्लेन, ऐसे ये प्लेन है, एक्स वाई के पैरेलल। किसके पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल, यानी ऐसे है ये। क्लियर? एक्स वाई ऐसे होगा ना, ठीक? तो आपका ए वेक्टर ये हो गया और यही ई वेक्टर है, समझ गए? ई वेक्टर भी तो जेड एक्सिस पे है। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है? अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड इक्वल टू ए पे है ये, ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी जेड स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सी जेड स्क्वायर के, सी जेड स्क्वायर के, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? देखो, ई वेक्टर क्या हो गया? सी जेड स्क्वायर क्या आ रहा है? नहीं तो फिर सी ए स्क्वायर होगा। जेड कहां से आ गई है? मिसप्रिंट क्या? अच्छा, जेड इक्वल टू ए हो तो गया, ठीक है? तो सी ए स्क्वायर के कैप, अभी नहीं समझे? सी ए स्क्वायर, हाँ हाँ, क्योंकि ये कहाँ पे रखा हुआ है? जेड इक्वल टू ए पे। कहाँ पे रखा हो? क्यों? अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलग, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जेड की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के। अभी नहीं आया समझे? अब फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कॉस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। या ऐसे कर लो, के डॉट के कितना हो जाएगा? 1, समझ गए ना? तो ये हो गया सी ए स्क्वायर के कैप डॉट ए स्क्वायर के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना आ गया? सी ए टू द पावर 4। नहीं समझे? नोट करें। तो z की वैल्यू a क्यों हो गई? समझ में आया? क्योंकि ये जो सरफेस रखा हुआ है ये z इक्वल टू a पे, नहीं समझे? और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग है। आ जाओ बेटा, तुम्हारे बैच है, नोट करें। 5 के पहले कोई और क्वेश्चन किसी का? तो ये लाइन बढ़ा लेंगे ताकि याद रहे। एक और बार बार रिपीट करें इस कॉपी को, जिस कॉपी आप क्वेश्चन कर रहे हो। बार बार जिस चैप्टर के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, उस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इक्वल टू a, क्योंकि जो सरफेस रखा हुआ है जेड एक्सिस पे वो a डिस्टेंस पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो हैं कूल होके नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज ज़ीरो। जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे नेट चार्ज विद इन द वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज ज़ीरो। बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि या तो उससे लाइन निकल रही होंगी या उसमें लाइन आ रही होंगी। समझ गए भाई? मानते पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी, और जब निकलेंगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। तो आप क्या देख रहे हो, कहीं पे सेपरेशन इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच कम है और कहीं पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तभी होता है जब एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव, उनके बीच। तो यानी उसके बीच में कोई अगर सरफेस लेंगे तो उसके अंदर नेट चार्ज कन्फर्म है कितना है, ज़ीरो। तो आपका असर्शन सही है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ये भी सही है। तो ये तो ऑप्शन लग रहा है, कौन सा है ये सही तो है, क्योंकि अभी हमने बताया क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक, वो से गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अब जो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स जीरो है, या ये कहो फ्लक्स जीरो है इसलिए। अच्छा, फ्लक्स क्यों जीरो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? जितनी लाइन्स एंटर करती हैं उतनी एग्जिट करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं समझे? अब तुमने ये ले लिया तो उसके अंदर जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी क्या होंगी, एग्जिट होंगी। यानी जितना पॉजिटिव, जब कोई लाइन एग्जिट करती है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और जब एंटर करती है तो उसका फ्लक्स तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना नेगेटिव। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है, गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। ठीक है, पता चला कहीं लाइन पास पास है कहीं दूर दूर है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितनी लाइंस वहां से क्या हो रही हैं, पास हो रही है, नेट कितनी लाइंस पास हो रही हैं। समझ गए? अब जैसे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो लाइंस क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, तो इसका फ्लक्स कहता हो गया पॉजिटिव। उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर रख दें तो नेगेटिव चार्ज का लाइंस क्या होंगी, उतनी अंदर आएंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। गॉस थ्योरम से देखेंगे तो भी जीरो, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। नहीं समझे? और जब लाइंस किसी सरफेस से बाहर निकलती हैं तो वो फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब लाइंस सरफेस के अंदर आती हैं तो नेगेटिव। ठीक है, नहीं समझे? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये भी डेफिनेशन होती है, कितनी लाइंस उस क्लोज सरफेस से या उस सरफेस से पास हो रही हैं। समझ गए? तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, 9th बताना है, कर लिया? हाँ, और बताएं 15 के पहले। 13 टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q and +q are located at point this and this respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a? तो इसमें क्या है, स्फेयर के अंदर कौन आ रहा है, -2q आ रहा है, बस हो गया। नहीं समझे? जब तक इस टाइप के क्वेश्चन में आप रफली डायग्राम नहीं बनाओगे, ठीक है, पेपर में भी फिजिक्स के एमसीक्यू, जीएस के एमसीक्यू नहीं होते हैं। समझ गए? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, लंदन, उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? जीएस के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन अंतर है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है कूल होकर के, और बगैर डायग्राम के आप क्वेश्चन ज़्यादातर जान ही नहीं पाओगे करना क्या है। समझ गए? पढ़ करके आंसर नहीं लिख सकते हो आप, बहुत रेयर में बात अलग है, कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाए, वैसे आते नहीं है। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q + q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। ए कहाँ पे रखा हुआ है, ए पे कितना है, -2q, और दूसरा कहाँ पे रखा हुआ है, 4a पे +q,
और जो स्फेयर ड्रा किया गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फेयर ऑफ रेडियस 3a। सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर कहाँ पे है, तो ये स्फेयर हो गया, लगने ना मान लो, ठीक। कितनी रेडियस इसकी हो गई, 3a। तो क्या ये चार्ज इसके अंदर आया, नहीं आया, तो बस निकालो। फ्लक्स पूछा ना हमसे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम बार बार रिपीट करें, गॉस थ्योरम का सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन ऊपर चूंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू तो है नहीं, तो लिखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू कितना हो गया, -2q, तो कितना आंसर आ गया, -2q अपॉन एप्सिलॉन। आंसर नहीं समझे, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आया। 15 के पहले कोई और, 15 में बताना है। अरे वो +q बचा, केवल नेट चार्ज कितना बचा, +q, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन, +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, +q लिख देना है, कोई दिक्कत। 15 के पहले कोई क्वेश्चन, 16 से 20 के बीच। देखो ये सब क्वेश्चन तीनों चारों एक जैसे दिख रहे हैं, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप डायग्राम बनाओगे, जैसा भी हमने बताया था डायग्राम बना करके। जब तक डायग्राम, एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो 2 मार्क्स कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम बना करके कूल होके करना है। कैसे करना है, कूल होकर के। आप ये मान लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मिनट से पहले आपका नहीं होना चाहिए। कई बच्चे कहेंगे 1 मिनट में कर देते हैं, तो ऐसा फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। समझ गए, अब भी नहीं समझे, यानी आपको 4-5 मिनट तो लगने ही चाहिए। भाई 1 नंबर के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 2.5 मिनट्स। कितना मिलेगा, 2.5 1 नंबर के लिए। अब भी नहीं समझे, टोटल 180 मिनट्स मिलेंगे ना, और कितने मार्क्स करने हैं आपको, 70, तो लगभग 2.5 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो 2 नंबर में 5 मिनट तो लगने चाहिए। ठीक है, 4-5 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर, तीनों बता दें कि एक बताएं कोई, क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं, और ये जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा ना, सेम वैसे तो है। देखिए अभी देखा ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16। तो गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर दिया गया है 5 × 10³ आई कैप। ई वेक्टर कितना दिया गया, 5 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया गया है उसको लिखो, फिर क्या पूछा गया है उसको लिखो, फिर डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम बनाओ, अगर जरूरत है तो। ज़्यादातर में तो जरूरत पड़ती है। एक स्क्वायर है, साइड कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, YZ प्लेन के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, YZ। तो जो हमने डायग्राम अभी बनाया था उससे काम चल जाता है। बस यहाँ X ले लो, ये Y ले लो। कोशिश करो कि जो आपका प्लेन है, हमने आपको पिछले चेंज कर दिया था क्वेश्चन में, क्योंकि हम प्लेन ऐसे बनाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो। कोशिश करो, उससे डायग्राम बनाने में क्या रहती है, आसानी रहती है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या आ रहा था, आई कैप, तो हमने X एक्सिस ये ले लिया। नहीं समझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या आ रहा होता, J कैप, तो हम इधर Y लेते। नहीं समझे, अगर K कैप आता तो इधर हम क्या लेते, Z एक्सिस। समझ रहे हैं, उससे डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो X, Y और ये Z। अब एरिया, जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखा था सेम वैसे तो है। एरिया 10 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और YZ के पैरेलल है। YZ के कैसे, पैरेलल। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द X एक्सिस, 30 डिग्री विद द X एक्सिस। तो ये जो प्लेन है ये X एक्सिस के 30 डिग्री है। तो पहले तो YZ के 2 पार्ट हैं इसमें,
पहले तो वाई जेड के क्या है, पैरेलल, समझ गए, नहीं समझ आ रहा है? तो जब वाई जेड के पैरेलल होगा ये, तो जो अभी क्वेश्चन बताया था सेम वही डायग्राम बन जाएगा। कैसा हो गया ये वाई जेड के पैरेलल, तो आपका ये हो गया ए वेक्टर। क्या हो गया, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है साथ में। जो पिछला था वो ज़्यादा अच्छा था, ये तो सिंपल है। ये क्या हो गया, ए वेक्टर, और ई वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे, ई वेक्टर भी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, नहीं समझे, आई कैप है ना। और जो ए वेक्टर है वो भी कहाँ पे हो गया, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई जेड के कैसे, पैरेलल, वाई जेड के कैसे, पैरेलल, ठीक है। कोई है क्या, वाई जेड के पैरेलल, देखें तो ए वेक्टर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आई कैप, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई वेक्टर कितना हो गया, 5 × 10³ आई कैप डॉट 10⁻⁻² आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1, 5 × 10⁻⁻1 यानी 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी इससे 50 लाइंस पास होंगी। कितने इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, 50, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अभी नहीं समझे, फ्लक्स 50 आ रहा है, मतलब इससे कितनी लाइंस पास होंगी, 50, क्लियर। सरफेस भी तो बड़ा है। अब इसी सरफेस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक से एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, ठीक है। What would be the flux through the same square if the plane makes an angle 30 डिग्री, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 60, नहीं समझे, समझो, कोई प्लेन दे दो, कोई छोटी कॉपी नहीं लाया है, कोई छोटी कॉपी, इतनी बड़ी नहीं, तो बड़ी, बहुत बड़ी, ये छोटी है, अच्छा हाँ चलो चल जाएगा, और इससे छोटी मिल जाता है वो चल जाएगा, ठीक, इससे भी छोटी है तुम्हारे पास, अच्छा ठीक, चलो देखो। तो सुने, ये ऐसे है, तो ए वेक्टर ऐसे हो गया। अब बोल रहे हैं ये जो प्लेन है, प्लेन, प्लेन, समझ गए, ए वेक्टर नहीं, प्लेन, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, चाहे इधर झुकाओ चाहे उधर झुकाओ, इधर झुकाओ, कैसे भी झुका दो, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। अब ये एक्स एक्सिस है, अभी तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर था, अब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे, ऐसे कर लो, चलो, प्लेन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, 30, ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लेन हो गया, यानी एक मिनट, अभी परपेंडिकुलर है, अब 30 डिग्री, यानी एंगल कितना हो गया, 60, नहीं समझे, हाँ, अरे ए वेक्टर, समझ गए, वो हमेशा यही होगा, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमेशा यही होगा। नहीं समझ आया ना मुन्ना, कोई बात नहीं, देखो अलग से बना दो डायग्राम। अब देखना, तो जो प्लेन है, देखो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी ई वेक्टर, और ये प्लेन से कितने एंगल पे है, 30, ये प्लेन हो गया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये तो एंगल, और तिरछा होना है, चलो ठीक, ये हो गया 30, लगने ना, मान लो प्लेन से ये एंगल कितना है, 30, और ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ए वेक्टर, ई वेक्टर, समझ गए। अब भी नहीं समझे, 3D में देखो इसको, जैसे ये है, ठीक, हाथ से बनेगा, अच्छा देखो, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्स, ये एक्स है, एक्स एक्सिस के कैसे
हमने थीटा कितना लिया 0 डिग्री। क्यों लिया 0 डिग्री? क्योंकि ये ई वेक्टर है और यही क्या हो जाएगा ए वेक्टर। समझ गए? क्योंकि एंगल किसके बीच का एंगल होता है, ये जो थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर। ये ई वेक्टर और यही ए वेक्टर, लाइक दिस। ब्लू वाला कौन है, ई वेक्टर, और रेड वाला कौन है, ए वेक्टर। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। समझ गए? अब देखना ब्लू वाला यही रहेगा, ब्लू वाला यही रहेगा, ठीक है, और रेड वाला चेंज होता जाएगा। अब 2 हाथ 3 हाथ चाहिए। समझ गए? ऐसे हो गया। देखो ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? और ये प्लेन से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। यही को प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से 30, यह वाला 30 है, दिख रहा है थोड़ा सा। समझ गए? ये 30 है, ठीक। अब ए वेक्टर कैसा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ गए ना? ऐसे ये वेक्टर, नहीं समझे? ठीक है। रेड वाला कौन है, ए वेक्टर, और ब्लू वाला कौन है, ई वेक्टर। समझ गए? और ये जो प्लेन है, प्लेन और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 30। तो ये जो ए वेक्टर है और ई वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 60। समझ गए? अब भी नहीं समझे तो क्या कहेंगे, सिंस प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, सिंस प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सिंस प्लेन मेक्स an angle 30 degree with the electric field, therefore हाँ कौन, अच्छा अरे वॉलेट नहीं लाया, दो ऊपर चले जाओ, 50 पे ले आओ ऊपर से, वॉलेट में ले। हाँ आ रहा है बेटे, परेशान क्यों हो रहे हो, दे रहे पैसे, झाड़ू लगाता है ना संडे संडे। सिंस प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब भी नहीं समझे तो थीटा कितना हो जाएगा 60। तो फाई ई ए कॉस 60, उसका आधा हो जाएगा बस, हाफ ई ए, हाफ ई ए। कितना आया था 50, यहां कितना आएगा 25। समझ गए? नोट करें। यहां तक कोई दिक्कत? कैसे क्या आएगा, समझ में आया? अगला वाला भी यही है, उसका तीनों एक ही टाइप के दे दिए क्या? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है तो ना कर पाओगे। इसको थोड़ा और झुका देना। समझ गए? तो जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। तुमको नहीं जान पा रहे हो। तो ए वेक्टर ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60। नहीं ये वो ऑब्जेक्टिव नहीं ना, हाँ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छे मार्क्स चाहिए दूसरों से, तो दूसरों से बेटर काम करना पड़ता है। समझ गए? दूसरों से बेटर मार्क्स लाने के लिए दूसरों से बेटर काम करना पड़ता है। समझ गए? घटिया काम करके बेटर मार्क्स कैसे आएंगे? जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा, पुरानी कहावत है। आजकल गुड़ यूज नहीं होता है लेकिन पहले होता था। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। क्या 19 नंबर, ठीक। तो ये क्वेश्चन अक्सर आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, जैसे 22 है, ठीक है, और 26 है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके कॉन्सेप्ट को समझो। इरेज करें? दिया दिया। देखिए, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19, बेटा पेशेंस रखो। क्वेश्चन नंबर 19, a sphere S1 of radius R1। क्या बात बेटा? A sphere S1 of radius R1 enclosed a net charge Q. If there is another concentric sphere S2 of radius R2 enclosing charge 2Q, find the ratio of electric flux through the S1 and S2. How will the electric flux through S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside the S2 in the place of air? तो पहले तो दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनिए, जहां भी क्लोज सरफेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किससे निकालेंगे? गॉस थ्योरम से। किसे? समझ गए? इसकी रेडियस कितनी है? R। इसकी कितनी है? 2R। ये S1 है और ये S2। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया phi E1 और इसका phi E2, R1 और R2। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है? R1 और R2, अंदर वाले का R1, बाहर वाले का R2। अंदर कितना चार्ज है? Q, और बाहर कितना है? 2Q। तो देखो H2 के अंदर तो दोनों चार्ज हैं, नहीं समझे? लेकिन S1 के अंदर केवल Q है। ठीक है? तो phi E1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, phi E1, वैसे तो phi E इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो phi E1 हो जाएगा, Q चार्ज है केवल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और phi E2 कितना हो जाएगा? 2Q 3Q एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे? क्लियर? यानी phi E1 अपॉन phi E2 कितना आ गया? 1/3 आंसर। क्लियर? तो पहला पार्ट, रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब हमसे क्या पूछा है? हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड। नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो चेंज। यहां पे भर रहे हैं ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बाहर भर रहे हैं। बाहर का मतलब S1 S2 के बीच में। तो भाई इसके अंदर चार्ज कितना है? Q। इसके अंदर कोई मीडियम है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा। ठीक है? भरा कहाँ जा रहा है? बाहर। हाँ, H2 से निकलते हैं तो कुछ चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि K टाइम्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो भी किसका कम होता है? 2Q वाला। हाँ, Q वाला वो भी ना कम होता। ठीक है? तो क्या लिखा है इन्होंने? क्या कहा है इन्होंने? हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2। inside S2 मतलब थोड़ी क्लियर लैंग्वेज नहीं है। S2 के अंदर भरा ना? हाँ, मतलब S1 के अंदर तो नहीं ना, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 19। तो समझ गए ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन बोलो? 20 के पहले 22 बताना है। देखिए, ये भी वैसे ही है, फिर भी बता रहे हैं।
22, नोट कर लो उसको। हाँ हाँ, नहीं रीजन लिख दो, बिकॉज डायरेक्टिव मीडियम इज फिल्ड बिटवीन S1 एंड S2। हेलो, हाँ चल रही है। और ये अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, शाम को तो क्लास सही है, लेकिन सुबह अलग पढ़ा रहे थे। आज हम 2 बार बुलाए थे ना, तो अभी तो आधा घंटे है ना, तो अभी भेज दो, आधा घंटे अभी है। तो हमारी तो 8 बजे से थी ना, तो 8 बजे आ जाते। हाँ एक, तो हम मैसेज डाल तो देते, मैसेज देख लिया करो ना, ग्रुप में हम डाल देते हैं। चलो चले, इसका वीडियो देख लेंगे, ठीक है। शाम को भेज दीजिएगा 3:30 बजे। अरिहंत, बहुत परेशान करता है अब है मम्मी पापा को। वो जो मम्मी आई थी इसकी, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा देखिए 21, बेटा आद्रिका, तो जितने बच्चे साल 12th में पढ़ते हैं, हमारा नाम भले कोई नहीं जानता हो, आद्रिका तुम्हारा नाम सब लोग जानते हैं। कितने बार नाम बोला गया तुम्हारा। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल सिग्मा, ये तो प्रूवमेंट करना पड़ेगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके, तो कंडक्टिंग वाले जो हमने बताया था, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो कर लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो प्रूव कराया तो था हमने। क्या था, एक मिनट देखो, यहां तक करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आएगा सरफेस पे, गॉस थ्योरम में क्यू अपॉन आर। अरे अब सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए, ये आर स्क्वायर होगा क्यू अपॉन 4 पाई, यानी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, और इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यानी क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कोई डाउट। एन कैप का मतलब परपेंडिकुलर, वो तो एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा कैसे होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां तक कर लोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, सिंस, पेपर में बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, कम भले हो लेकिन यूज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब जैसे एन कैप लाना है, तुम तो यहीं तक प्रूफ करोगे, एन कैप का कहाँ से आ जाएगा, तो क्या कहोगे, सिंस डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस, देयरफॉर ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, समझ गए। वेयर एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक्चुअल में एन कैप जो यूनिट वेक्टर है ये रिजर्व है सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे आई कैप रिजर्व है एक्स एक्सिस के लिए। अरे
जे कैप रिजर्व है किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, नहीं पता क्या बेटा, के कैप किसके लिए रिजर्व है, जेड एक्सिस के, और एन कैप रिजर्व है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसपे ए वेक्टर और बी वेक्टर सिचुएटेड होते हैं, याद आया। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये प्रूव करना है आपको, ये लिखा तो है एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नहीं समझे। 22 इरेज करें, और ये यहां डायरेक्ट नहीं, इसको प्रूव करना है जैसे हमने प्रूव किया था, जो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में प्रूव किया था ना, वही सॉलिड स्फीयर डालो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड डायग्राम वही बनेगा, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहां पे होगा, केवल आउटर सरफेस पे, ठीक है। इरेज करें, क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए। कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 इनक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 4q, वैसी तो है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अंदर वाले में कितना है 2q और बाहर वाले में 2q, फोर क्यू है। तो ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है फाई E1, इससे जो पास हो रहा है फाई E2, तो फाई E1 हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नहीं लिखोगे, और फाई E2 हो जाएगा 4q अपॉन, अब देखना जब टेस्ट लेंगे तो यही क्वेश्चन देंगे सब 6q, हाँ समझ गए, यही क्वेश्चन देंगे, और कई गधे नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर जाकर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, घर जाकर के प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, समझ गए। वन इज टू 3, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 चेंज if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1 in the place of, तो S1 के अंदर रखने हैं, तो S1 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई E1, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन आर, के या एप्सिलॉन आर एक ही होता है, के या एप्सिलॉन, समझ गया, के कहें या एप्सिलॉन आर कहें, दोनों का मतलब क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दें चाहे रिलेटिव परमिटिविटी कह दें, यानी ये आपका आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। ये किस में चेंज हुआ है फाई E1 में, अगर फाई E2 में चेंज करते ना ना ना, इसमें नहीं भरा ना, तो इसके लिए अलग निकालना पड़ता, उसके लिए अलग निकालना पड़ता, नहीं समझ आया। केवल S1 के अंदर भरा है ना मीडियम, केवल किसके लिए, पूछा नहीं, अगर पूछते तब डैश लगा दो, अगर पूछते तब कैसे करते, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो इसके कारण हो गया, और इसके कारण कितना होगा प्लस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता आपका, नहीं 6q है तो 2q के लिए अलग निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 4q के लिए अलग। भाई इसमें मीडियम कहाँ है, भाई मीडियम तो केवल किसके अंदर भरा हुआ है S1 के, भाई इसमें भी भरा होता अगर तो यहां भी एप्सिलॉन आर, तब डायरेक्ट 6q हो जाता। फिर अभी नहीं समझे, कुछ समझ आया, तो क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो अगर, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 भी ले लो, चलो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन आर,
+2 ये आ जाता। अब इसी को क्वेश्चन को 3 मार्क्स का हो गया, नहीं समझे? ये क्वेश्चन कैसा हो गया? 3 मार्क्स, वैल्यू दे देंगे बस। समझ आया? इसके साथ एप्सिलॉन आर क्यों नहीं आया? समझ आया? क्योंकि यहां पे कोई भी मीडियम नहीं भरा हुआ है, मीडियम केवल इस स्फीयर के अंदर भरा है। तुम्हारा क्यों नहीं समझ आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 के पहले कोई और ट्राई नहीं किया क्या तुम लोगों ने? 24 क्या? प्रूव, ये तो सब कॉपी वाले प्रूव करने वाले होंगे सब ज़्यादातर। 24 बता रहे हैं। अब इसमें देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब जितने प्रूवमेंट्स हमने बताए आपको उनमें ज़्यादातर 3 मार्क्स में ही आते हैं प्रूवमेंट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, 34 है, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आते हैं। 32, 34, 29 देखे तीनों, 29, 32, 34, इन टाइप के क्वेश्चन अक्सर करने हैं आपको, ठीक है। इरेज करें, इरेज कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा ना, 24, a hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has charge q on its surface. A point minus q, point charge minus q is placed at the center of sphere. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, लेकिन है छोटा जी, 3 मार्क्स में है क्या ये? नहीं, 3 मार्क्स लायक तो नहीं है तो छोटा ही, ठीक है। नहीं, वो दे दिया उन्होंने। 3 मार्क्स में थोड़ा सा कराना चाहिए ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक। सुनिए, अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। अ पॉइंट चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर पे कितना चार्ज है? माइनस q। ये रेडियस कितनी है? r1, ये कितनी है? r2। अब बेटा ले लिया और कुछ? अच्छा, अब सुनिए, इसके स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है? q। कितना चार्ज है? q। अ हॉलो कंडक्टिंग, आद्रिका, हम थोड़ी थोड़ी बोलते रहा करें क्या? A hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge capital Q on its surface. A point charge minus q is also placed at the center of the sphere. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the sphere? Use Gauss law of electrostatics to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere. ठीक है, देखिए, तो ये माइनस क्यू है, नहीं समझे क्या है ये? तो यहां क्या होगा? प्लस क्यू, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। यहां माइनस क्यू हो तो इनर सरफेस पे क्या होगा? प्लस क्यू, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है। अब बाहर कितना है? मान लेते हैं क्यू डैश। बाहर कितना मान लेते हैं? क्यू डैश। अब भी नहीं समझे? ठीक, तो क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू प्लस क्यू डैश कैपिटल क्यू के इक्वल, क्योंकि हमसे कह रहे हैं सरफेस पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। सरफेस पे नेट चार्ज कितना है? नहीं समझे? सेंटर पे कितना है? माइनस क्यू। इनर सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंडक्शन का प्लस क्यू, आउटर सरफेस पर हमने क्यू डैश मान लिया। तो क्यू प्लस क्यू डैश कैपिटल क्यू, यानी क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई? क्यू माइनस क्यू। यहां तक समझे? अब सिग्मा 1 निकालो, क्यू अपॉन
4 पाई R1 स्क्वायर, नहीं समझे, और सिग्मा क्यू डैश अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, यानी क्यू डैश को कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ये आगे दोनों की चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी, नहीं समझे। अब हमसे क्या पूछा है, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकाल लो, पूरे चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, सेंटर पे, पूरे चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, लेकिन कौन कौन सा, जो सरफेस पे हो या उसके अंदर हो, ठीक है, अभी नहीं समझे। तो ये दोनों मिला करके हमें तीनों चार्ज को कहाँ मानना पड़ेगा, सेंटर पे, कहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करो ना, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालना हमें, किससे निकालना है, गॉस थ्योरम से निकालना है, गॉस थ्योरम से निकालना है, उससे नहीं निकालना है क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, तो डायरेक्ट निकल आएगा। देखो ऐसे मान लेते हैं आपको, सपोज यहाँ निकालना है पॉइंट पी पे, और ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, पॉइंट पी पे निकालना है, और ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस मान लो, समझ गए, कोई डाउट। तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू, ठीक है। ये कितना हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू, ये कैसे आता पता ना, अरे दो यहां पे ले गए स्मॉल एरिया, ये डी ए वैक्टर और ये ई वैक्टर। चाहो तो एक और स्टेप सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0, हाँ सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू माइनस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू, क्योंकि ये दोनों मिला करके कैपिटल क्यू है, ये दोनों मिला करके, नहीं समझे। ये गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, ये तीसरा वाला गोला, गोला मतलब गोला नहीं जो तुम लोग मारते हो, समझ गए, स्फेयर, समझ गए। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू डैश, लेकिन क्यू प्लस क्यू डैश किसके इक्वल है, कैपिटल क्यू के, समझ गए, नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझे, तुम लोग क्या आ रहा है समझ, बस ई बाहर ले लो, डीए का इंटीग्रेशन ए का मतलब टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आया समझे, यानी ई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर डायरेक्ट लगाते तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आ जाता, लेकिन हमें किसका यूज करके निकालना था, गॉस थ्योरम, समझ गए। डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और ई वेक्टर के लिए यहाँ प्लस क्यों ना छोड़ेंगे, इधर ही जाएगा। क्लियर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24, बस जाना है। तो क्या, कहाँ, R2 है बेटा, ये R तो जहां पे निकालना हमें वो है, जहां भी R लिखा जाता है वो R वेरिएबल होता है, और जो R1 R2 कैपिटल R ये सब क्या होते हैं, फिक्स कांस्टेंट होते हैं। स्मॉल r जहां लिखा जाता है वो क्या होता है, वेरिएबल। अभी नहीं आया समझे, ठीक है। तो चलो इनको और ट्राई कर लेना। तो ऐसा करेंगे, कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो कल पहले इसकी प्रॉब्लम खत्म कर लेंगे। क्या खत्म कर लेंगे, प्रॉब्लम, समझ गए, ताकि ये पूरा पेंडिंग वर्क खत्म हो जाए, समझ गए। पूरे ट्राई करके आना अच्छी तरह से। पिछला चैप्टर भी एक बार देख लो, पिछला क्योंकि ये जो यूनिट 1 है इसमें प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपेयर टू अदर यूनिट्स, समझ गए। तो कल हम इसकी पहले क्या खत्म करेंगे, प्रॉब्लम्स। शाम को भी आना है।